Okay, this is another interesting CMA exclusive topic और हम लोगों ने पिछले 2 दिनों से आपने YouTube पर देखा होगा या लास्ट वीक भी कुछ क्लासेस अपलोड किए थे एंड इवन दिस क्लास इज फ्रॉम द CMA मैट CMA एंटर एक्सक्लूसिव टॉपिक. एक चीज रिपीट कर दूं, कुछ 5-6 छोटे छोटे नए चैप्टर्स इंट्रोड्यूस हुए हैं CMA इंस्टीट्यूट में जो अपने इंडेक्स में ये दिखा रहे हैं 5% वेटेज रहेगा, यानी कि 5 मार्क्स यहां से श्योर है. तो ऐसे 6 चैप्टर्स से 5 मार्क्स, तो सम MCQs शॉर्ट क्वेश्चंस आर एक्सपेक्टेड. तो हम छोड़ेंगे नहीं बिकॉज बहुत लोग इसके लैंग्वेज को देखकर, ये 6-7 चैप्टर की लैंग्वेज बहुत खराब है, तो इनके लैंग्वेज को देखकर पीपल आर ट्राइंग टू लीव दिस चैप्टर. डोंट लीव इट. हम लोग स्मार्टली करेंगे. व्हेन आई से द वर्ड स्मार्टली, इट डजंट मीन सिलेक्टिव प्रिपरेशन. एज पर द रिक्वायरमेंट पेपर पैटर्न को देखते हुए कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ हम CMA मैट से इन चैप्टर्स को उठाएंगे. एक चीज बता दूं, एक और चीज बता दूं, बहुत चीज बताना है वैसे तो. कोड ऑन वेजेस एक्ट आपके पेन ड्राइव मोबाइल ऐप में पहले से डाला हुआ था, जो CMA इंस्टीट्यूट मैट के न्यू सिलेबस में इंट्रोड्यूस हुआ है. वो मैंने मेरे नोट्स से करवाए थे और वो आपके पेन ड्राइव मोबाइल ऐप गूगल ड्राइव में डाले हुए थे. ये 5-6 चैप्टर्स इन दिनों हमने अपने यूट्यूब चैनल पर अलग अलग यूट्यूब चैनल्स पे डलवाए हैं. लेट्स स्टार्ट. इंस्टीट्यूट मैट में ये जहां भी दिया हुआ हो इसको खोल लीजिए. टॉपिक का नाम है लीगल मेथड्स इंक्लूडिंग जुडिशियल ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसेस इन इंडिया. इन इंग्लिश इट इज कॉल्ड एज ADR. इसको क्या बोलते हैं हम? ADR, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन. क्या होता है कि कोर्ट्स के पास जब हम जाते हैं तो पता है क्या होता है? लेंदी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और डिसीजन आता ही नहीं है. कोर्ट्स इंडिया के ऑलरेडी ओवरबर्डन्ड है. ओके, तो व्हाट वी फेल्ट, लीगल सिस्टम को क्या लगा कि हम कोर्ट, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द कोर्ट, कोर्ट में जाने के बजाय पार्टीज कुछ दूसरे तरीकों से डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करे. तो उसी तरीकों के बारे में आज हम धीरे धीरे सीखेंगे. नाम ही पता चल गया, ऑल्टरनेट तरीका है ये. यानी इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द कोर्ट, पार्टीज विल रिजॉल्व द डिस्प्यूट थ्रू ऑल्टरनेटिव मीन्स. अलग अलग तरीकों से डिस्प्यूट्स को सलटाया जाएगा इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द कोर्ट्स. तो आइए, सबसे पहले यहां पर एक वर्ड आएगा, नीचे नीचे सीधा आप यहां पे आ जाइए. लोक अदालत, आर्बिट्रेशन, कंसीलिएशन, मीडिएशन, 4 तरीका है. एंड आप देखोगे एग्जाम में से इतना सा ही पूछ लेंगे दैट ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल टेक्निक्स के नाम बताओ, स्पेशली इन सिविल मैटर्स, कमर्शियल मैटर्स, इंडस्ट्रियल मैटर्स एंड फैमिली डिस्प्यूट्स. तो यहां से MCQ या 1 मार्क का एक छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है. एंड ये भी इस लाइन से पता चल गया that criminal matters में ADR mechanism cannot be made. वो कोर्ट से डिसाइड करेंगे कि आप खूनी हैं या नहीं, या आपने अटेम्प्ट टू मर्डर की कोशिश की थी या नहीं की थी. तो सिविल मैटर्स, क्रिमिनल मैटर्स, फैमिली मैटर्स, ओके, आपस में जायदाद को लेके भाई भाई का जब झगड़ा हो जाता है, these can be resolved through लोक अदालत, आर्बिट्रेशन, कॉन्सिलिएशन, मीडिएशन. हम एक एक करके पढ़ेंगे सबके बारे में. पहले 4 लाइंस आपको मिल गए, मार्क कर लीजिए. यहां से MCQ शॉर्ट क्वेश्चन आने के चांसेस हैं. तो व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट? कोर्ट में जाने के बजाय हम दूसरे तरीकों का इस्तेमाल करते हैं बिकॉज कोर्ट में बहुत खर्चा भी ज्यादा आता है, एडवोकेट्स भी बिल पे बिल चढ़ाते जाते हैं, फिर जितना केस का हियरिंग होता है बहुत टाइम लगता है, बहुत फॉर्मल रिजिड प्रोसीड्यूर फॉलो करने पड़ते हैं सिविल प्रोसीड्यूर कोड के. बट जब आप इन मैकेनिज्म के संग जाते हैं तो फ्लेक्सिबिलिटी, स्पीडियर, कॉन्फिडेंशियलिटी यहां भी मेंटेन रहता है. तो फ्लेक्सिबिलिटी एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरिट्स ऑफ ADR mechanism. इट इज फास्टर, फ्लेक्सिबल. पढ़ के देखिए. सो ADR होता क्या है, यहां पे भी लिखा हुआ है. इट इज अ टर्म टू डिस्क्राइब सेवरल डिफरेंट मोड्स ऑफ रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स अदर दैन, एक शब्द मिला होगा, अदर दैन फाइलिंग लॉ सूट्स. कोर्स में ऑलरेडी बैकलॉग इतना चल रहा है, वो जो मैंने हिंदी में बात बताया वही यहां पर लिखा हुआ था. पक्का लर्न दिस लाइन.
इफ यू गेट अ सिंपल क्वेश्चन व्हाट इज एडीआर, तो कई लोग तो अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट लिख देते हैं जिनको फाइनेंस का बहुत अच्छा आइडिया होता है. इट्स नॉट दैट. ये इन्हीं डिस्प्यूट्स को सल्टाने का अलग अलग तरीका है. दैट इज एडीआर मैकेनिज्म. तो सीएमए इंस्टीट्यूट के एक्सक्लूसिव मैच से ये डिस्कशंस चल रहे हैं. लिखा इंपॉर्टेंट है, ये आएगा यहां से क्वेश्चन, श्योर है, 1 मार्क श्योर है. तो हमारे सिविल प्रोसीड्यूर कोड में भी इस चीज को, वैसे आपको बता दे, इंडिया में ये जो पूरा एडीआर मैकेनिज्म है, इसके लिए कौन सा एक्ट मेनली पिक्चर में आता है? आर्बिट्रेशन, लिख रहे हो, एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट. आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट जो है वो मेन एक्ट है जो इंडिया में इस चीज का ध्यान रखता है. आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट. ये एडीआर मैकेनिज्म के बारे में बहुत कुछ, सब कुछ, कि किस तरह आर्बिट्रेशन होगा, किस तरह कॉन्सिलिएशन होगा, ये सारी चीजें आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट के अंदर लिखी हुई है. नाउ व्हाट इज आर्बिट्रेशन? आई हैवंट एक्सप्लेन्ड, मैं समझाऊंगा. व्हाट इज कॉन्सिलिएशन? आई हैवंट एक्सप्लेन्ड, मैं समझाऊंगा आपको. पर यह समझ में आ गया कि इंडिया में जो एडीआर मैकेनिज्म का पूरा जो प्रोसीड्यूर है वो आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट के अंदर लिखा हुआ है. तो पेपर छोड़ना नहीं है, पेपर आ रहा है, व्हाट इज एडीआर, व्हाट आर फ्यू एडीआर टेक्निक्स, ये कम से कम करके जाना. ये तो आ ही रहा है, कोई नहीं रोक सकता. ओके, मैं वेट कर रहा हूं 1 मिनट. लिख लीजिए कि इंडिया में जो मैकेनिज्म आर्बिट्रेशन, जो एक्ट आर्बिट्रेशन को लेकर बहुत कुछ डिस्कस करता है, दैट इज आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट. पक्का? वेरी गुड. 1 मोर सेकेंड. जो लोग स्लो हैं, मार्किंग ले रहे हैं अभी भी, हरी अप एवरीवन जो घर से देख रहे हैं. नाउ सिविल प्रोसीड्यूर कोड की बातें हो रही थी कि वहां पर भी कोर्ट, सिविल प्रोसीड्यूर कोड के अंदर भी आर्बिट्रेशन की बातें मिलती है और वहां पे भी बोला जाता है कि यस आप आर्बिट्रेशन को फॉलो करिए. तो व्हाट आई एम शोइंग इट टू यू दैट इवन, अब मैंने बोला कि एडीआर मैकेनिज्म्स को कहां रिकॉग्नाइज किया गया है, कौन से एक्ट में रिकॉग्नाइज किया गया है. नंबर 1 आई टोल्ड आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट. एक सेकेंड बात मुझे और बोलना होगा, इवन सिविल, ग्रीनिंग दिख रहा है, इवन सिविल प्रोसीड्यूर कोड recognizes ADR टेक्निक्स. यानी कि सिविल प्रोसीड्यूर कोड के अंदर भी ADR टेक्निक्स को रिकॉग्नाइज किया गया है. सिविल प्रोसीड्यूर कोड के अंदर भी ADR टेक्निक्स को रिकॉग्नाइज किया गया. यानी कि ADR टेक्निक्स के सोर्सेज, मतलब कि लीगल मान्यता कहां से आया? नंबर 1 आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट, and number 2 civil procedure code, even they have recognized ADR techniques होने चाहिए. उन्होंने भी ADR techniques को इंपॉर्टेंस दिया है. तो गुड न्यूज आपके लिए क्या है, ये वापस से नाम इतना कुछ आया है एंड जस्ट अ सेकेंड. सिविल प्रोसीड्यूर कोड में भी लिखा हुआ है द कोर्ट में रेफर द केस. कोर्ट कई बार बोल देता है कि आप इन चीजों के पास जाइए और सेटल करवाइए. मतलब कोर्ट भी प्रमोट करता है एडीआर मैकेनिज्म को. ये लर्न नहीं करना है, मैंने जो यहां लाइन लिखवाया उसमें मेरा काम हो गया कि इंडिया में ये जो एडीआर टेक्निक्स इंपॉर्टेंस गेन कर रहे हैं, कौन से एक्ट्स के कारण? आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट के कारण तो गेन कर ही रहे हैं इंपॉर्टेंस. एंड इवन सिविल प्रोसीड्यूर कोड में बोला गया कोर्ट्स को भी अगर लगता है कि ये केसेस आराम से आपस में ही सेटल हो सकता है एक आर्बिट्रेटर की मदद से या कॉन्सिलिएटर की मदद से, तो कोर्ट भी रेफर कर देता है. तो ये रीडिंग कैटेगरी का डोंट लर्न. पहला वाला जो पेज था, ये वाले जो जोन है, ये एल कैटेगरी के थे, बिकॉज यहां से शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते थे नाम को लेकर, मीनिंग को लेकर. पर वो जो सिविल प्रोसीड्यूर कोड वाला पैराग्राफ है, जहां पर सिर्फ ये बताया जा रहा है कि यस कोर्ट भी कई बार केसेस को रेफर कर देता है कि ऐसे सेटल करवा लीजिए. तो अब यहां पर बहुत इंटरेस्टिंग बताया है कि आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन के लिए जब कोई केस जाता है तो वो किसके अनुसार गवर्न होता है? यस, अगर कोई केस लोक अदालत के पास जाता है तो लोक अदालत के लिए एक एक्ट है, उसके अनुसार ये गवर्न होगा.
उसके बाद मीडिएशन के लिए एक शब्द है, अभी समझाऊंगा। मीडिएशन, ये नाम बार बार सुनो, ये सारे टेक्निक्स थे ना, आर्बिट्रेशन, कॉन्सिलिएशन, लोक अदालत। मीडिएशन के लिए कोर्ट उनके बीच में कॉम्प्रोमाइज करवाने की कोशिश करता है मीडिएटर के थ्रू। ओके, पक्का? नाउ लेट्स स्टार्ट। ओनली नेम्स वर गिवन, अब मैं मीनिंग समझाता हूं। एक चीज क्लियर है कि सिविल मैटर्स, कमर्शियल मैटर्स की प्रोडक्ट का क्वालिटी अच्छा ही था, नहीं खराब है, सैंपल के अनुसार नहीं है, आप कोर्ट में नहीं जाके आर्बिट्रेटर के पास जा सकते हो। क्रिमिनल मैटर्स, आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्रिमिनल मैटर्स, मैट्रिमोनियल मैटर्स, डिवोर्स मैटर्स, ये सब आर्बिट्रेटर नहीं डिसाइड करेगा। विल सही है या नकली है, आर्बिट्रेटर नहीं डिसाइड करेगा। बहुत अहम हो जाता है मुद्दा, ये कोर्ट डिसाइड करेगा। तो आप यहां पे आप देखोगे कि आर्बिट्रेशन में होता क्या है, मेरी बात ध्यान से सुनो। आर्बिट्रेशन में डिसीजन इज गिवन, एक लाइन लिखो, बाय एन आर्बिट्रेटर, जो इंडिपेंडेंट पार्टी होता है उनके अनुसार डिसीजन दिया जाता है। और इस डिसीजन को पता है क्या बोलते हैं? आर्बिट्रल अवार्ड। ये कोई रेस में आने का अवार्ड नहीं है, ये डिसीजन को हम लोग बोलते हैं आर्बिट्रल अवार्ड। डिसीजन जो एक इंडिपेंडेंट पार्टी देता है, दैट इज नोन एज आर्बिट्रल अवार्ड। एंड रिमेंबर, ये जो अवार्ड होता है, इट इज बाइंडिंग, फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन बोथ पार्टीज। ये आर्बिट्रल अवार्ड दोनों पार्टीज पर बाइंडिंग भी होता है। तो याद रखना, आर्बिट्रेटर इन आर्बिट्रेशन, अगर कोई सिंपल लाइन पूछे कि आर्बिट्रेशन में होता क्या है, डिसीजन इज गिवन बाय एन आर्बिट्रेटर। और ये आर्बिट्रेटर कौन होता है? एरो देके लिख लीजिएगा। आर्बिट्रेटर कौन होता है? इंडिपेंडेंट पार्टी, अनबायस्ड पार्टी। So what is happening in arbitration? In a simple English, decision is given by an arbitrator. दोनों पार्टीज को वो हियर करते हैं, सुनते हैं, डिसीजन दिया जाता है दोनों पार्टीज को सुनने के बाद, एंड इंडिपेंडेंट पार्टी आर्बिट्रेटर है, एंड द डिसीजन इज फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन बोथ द पार्टीज। दोनों पार्टीज पर ये डिसीजन फाइनल भी है, बाइंडिंग भी है। लैंग्वेज मिल रहा है? सो व्हाट इज हैपनिंग इन आर्बिट्रेशन? एक इंडिपेंडेंट पार्टी डिसीजन दे रहा है, एंड इट इज फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन बोथ द पार्टीज। तो इज इट लाइक अ जुडिशियल प्रोसीडिंग? नो, ये जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं है, ये कोर्ट में नहीं हो रहा है। वो आपके घर में, ऑफिस में, कहीं पे भी आपको बुलाकर दोनों पार्टीज को कई बार सुनेंगे और फिर एक टाइम के अंदर डिसीजन देंगे। टाइम होता है, आप जब आर्बिट्रेशन एक्ट डिटेल में पढ़ोगे ना, यहां इन्होंने सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया मीनिंग समझाने के लिए। तो जब सीए फाइनल और सीएस में ये डिटेल में होता है, वहां पर हम लोग पूरा टाइमलाइंस भी बताते हैं कितने टाइम के अंदर आर्बिट्रल अवार्ड आने चाहिए। तो लैंग्वेज वापस याद कर लेना, डिसीजन इज गिवन बाय एन आर्बिट्रेटर, द डिसीजन इज फाइनल एंड बाइंडिंग। पक्का? फास्टर होता है, ये कॉन्फिडेंशियल होता है, लेस कॉस्टली होता है, एडवोकेट से खर्चा कम ही लगता है। कई बार घरेलू झगड़ों में तो मामा जी, ताऊ जी, ये सब कोई जान पहचान के लोग ही बैठ जाते हैं। सर क्वालिफिकेशन क्या होता है आर्बिट्रेटर का? एक्ट में नहीं लिखा है, आर्बिट्रेशन एक्ट में कोई क्वालिफिकेशन नहीं लिखा है कि सीए सीएस होना होगा। पार्टीज डिसाइड करेंगे कि वो आर्बिट्रेटर ऐसा होना चाहिए कि हमारे झमेले को समझ सके। अब सपोज कोई प्लास्टिक इंडस्ट्रीज के दो लोगों के बीच में झगड़ा हुआ है, तो उसको प्लास्टिक के बिजनेस के बारे में, उसको टेक्नोलॉजी और उसके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में, क्वालिटी के बारे में आइडिया होना चाहिए ताकि वो डिसीजन दे सके। तो कोई क्वालिफिकेशन एज सच प्रिस्क्राइब नहीं है कि ये डिग्री होगा तो आर्बिट्रेटर होगा, एक्ट में नहीं लिखा है। पार्टीज हो सकता है आपस में क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब कर दें कि हम तो देखिए एक इंजीनियर कोई अपॉइंट करेंगे ताकि इंडस्ट्री के टेक्निकलिटीज को समझ सके। देन द थिंग्स आर डिफरेंट, एंड ऑफ कोर्स वो पार्टी बायस्ड नहीं होना चाहिए। तो डिसीजन इज गिवन बाय एन आर्बिट्रेटर, द डिसीजन इज नोन एज आर्बिट्रल अवार्ड, इट इज फाइनल एंड बाइंडिंग, लेस कॉस्टली, फास्टर, कॉन्फिडेंशियल, ये सब चीजें आ गई। अब बुक की लैंग्वेज को मत पढ़िएगा। तो आर्बिट्रेटर एक थर्ड पार्टी है, उन दो पार्टी जिनके बीच में झमेला है उन वो खुद डिसाइड नहीं कर रहे हैं। तो एक थर्ड पार्टी हियरिंग के बाद डिसीजन देगा। एंड इज इट अ जुडिशियल इंटरवेंशन केस? नो, यहां कोर्ट्स नहीं आ रहे हैं पिक्चर में, आर्बिट्रेटर खुद डिसाइड कर रहा है। उसी तरह
अब यहां पे एक वर्ड आया है आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट, ये कैसा होना चाहिए? वेरी इंटरेस्टिंग कि आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट आपस में होना चाहिए, तो ये कैसा हो सकता है? एक बात समझो, यहां पे इन लोग बोल रहे हैं इट मे बी राइटिंग में होगा, लिखा है इट शैल बी इन राइटिंग, पहले तो लिखा है ओके। अब ये जो राइटिंग होगा, मेरी बात ध्यान से सुनना, ये राइटिंग जो होगा इट कैन बी इवन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, ये लाइन आंसर में आना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से अगर आप कोई ईमेल से एक्सचेंज कर रहे हैं, चिट्ठी विट्ठी लेटर्स ईमेल के थ्रू भेज रहे हैं, उसमें आपने कोई आपस में लिखा है कि डिस्प्यूट हमारे बीच में आर्बिट्रेटर्स के थ्रू सॉल्व होगा, अगर कभी फ्यूचर में भी होता है तो इट मस्ट बी इन राइटिंग, ये आंसर में आना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इज ऑल्सो कवर्ड इन द वर्ड राइटिंग, साइंड बाय द पार्टीज, ये आंसर में आना चाहिए, जो मैं मार्क कर रहा हूं वो आना चाहिए। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट होता है ना, हो सकता है हमारे एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में एक आर्बिट्रेशन क्लॉज डाल दिया, मतलब मैंने अलग से अग्रीमेंट एंटर नहीं किया, मेरे और तुम्हारे बीच में ना कुछ प्रोडक्ट सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट था, उसमें लिखा हुआ है इफ द क्वालिटी इज नॉट गुड देन इट विल बी डिस्प्यूट विल बी सेटल्ड बाय आर्बिट्रेटर, तो ये एक आर्बिट्रेशन क्लॉज हो सकता है, ये भी आंसर में आना चाहिए। और क्लॉज की जगह एक सेपरेट आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट भी आप टाइप करवा सकते हैं, तो ये भी आपका लर्न कैटेगरी का है, चारों पॉइंट्स कि आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट के कुछ फीचर्स बताओ। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अ क्लॉज इन अ कॉन्ट्रैक्ट, और अलग से एक आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट टाइप करवा लो, वो भी चलेगा। इट हैज टू बी इन राइटिंग, एंड व्हेन आई से द वर्ड राइटिंग, साइंड होना चाहिए, एंड इवन इलेक्ट्रॉनिक मीन्स आर ऑल्सो कवर्ड इन द वर्ड राइटिंग, रिमेंबर दिस, पक्का? And look at the first line. Parties अपने सारे disputes which have arisen or which may arise, यानी कि may mention इट में मेंशन पास्ट डिस्प्यूट्स ऑब्लिक प्रेजेंट डिस्प्यूट्स, जो हो चुका है या जो होगा भविष्य में, उसके बारे में भी हम बता सकते हैं कि हम रेफर करेंगे, वेदर इट इज अ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप और नॉट, बट ऑफकोर्स एक लीगल रिलेशन हमारे बीच में है। तो ये सब एमसीक्यू में आ सकता है कि आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट का क्लॉज होना ही जरूरी है, सेपरेट एग्रीमेंट भी हो सकता है, तो ज्यादातर लोग क्या करेंगे, सेपरेट होना चाहिए, अग्रीमेंट तो अलग होगा ही, नहीं, दोनों में से दो कोई भी चलेगा। राइटिंग में होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स भी चलेगा, राइटिंग होना चाहिए, आंसर है दोनों में से कोई भी चलेगा। इनफैक्ट इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इज कवर्ड इनसाइड द फ्रेज राइटिंग। तो ये बैकग्राउंड समझ में आ गया, वेरी इजी टॉपिक। सर कितने मार्क्स का है? मुझे लगता है यहां से 1 मार्क्स का 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा इस पूरे चैप्टर से, तो जो जो पोर्शंस मैं मार्क करवा रहा हूं, क्योंकि 7 चैप्टर मिला के 5 मार्क्स, सर छोड़ दें क्या? ऐसे हर चीज छूट जाएगा, सो डोंट डू दैट। एंड मुझे पर्सनली लगता है इन लोग पैटर्न चेंज करके ज्यादा मार्क्स का पूछ लेंगे आपके टर्म में। कम टू सेक्शन 8, फिर 10 है, फिर 11 है, कुछ मिस्टेक्स भी किया इन्होंने, बताऊंगा। बहुत गलत किया, इतना बड़ा चैप्टर 5 मार्क्स का दे दिया, 6 चैप्टर मिला के। सेक्शन 8 में आइए, तो ये आप बैकग्राउंड समझ गए, यहां से ये पोर्शंस कवर करेंगे, तो आपके एमसीक्यूज, सीएमए के एंड शॉर्ट क्वेश्चन छोड़ना मत कोई के बोलने से भी। जब हम लोग पढ़ सकते हैं, आता है, आपके पास हुनर है और मेरी वीडियो है, देन व्हाई विल यू लीव दिस चैप्टर? इवन 7 चैप्टर मिला के 5 मार्क्स है, तो स्मार्टली जितना करवा रहा हूं उतना ही करना है। जो लाइंस मैंने टच नहीं किया आप छोड़ सकते हैं। सेक्शन 8 फुल पेज कर दीजिए एक बार बच्चों के लिए। स्टार्ट रीडिंग, स्टार्ट टेकिंग द मार्किंग। एक बार रैंडम रीडिंग शुरू करो, 8 और 10 के जो जो लाइंस मैंने मार्क किए बस वहीं तक पढ़ना।
नाउ व्हाट इज सेक्शन 8? सेक्शन 8 बोलता है कि आप लोग के बीच में आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट था, ठीक है, फिर भी एक पार्टी कोर्ट के पास चला गया, जा सकता है, पर अगर और एक ऑपोजिट पार्टी को आपत्ति हो, वो कोर्ट को बोलेगा हमारे बीच में तो आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट है, ये देखिए कॉपी आपको दे रहा हूं ओरिजिनल अग्रीमेंट की, आप केस को रेफर बैक कर दीजिए आर्बिट्रेटर के पास। ये बोल रहा है सेक्शन 8। क्वेश्चन आने के चांस कम है, ये लाइन बोलना गलत होगा, बट अब पढ़ लेते हैं। अ जुडिशियल अथॉरिटी मतलब कोर्ट बिफोर विच एन एक्शन इज ब्रॉट इन अ मैटर विच इज द सब्जेक्ट ऑफ एन आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट, मतलब हिंदी, आपके बीच में आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट था, फिर भी एक पार्टी अगर कोर्ट के पास चला जाए, इफ अ पार्टी टू द अग्रीमेंट अप्लाइज, यानी और एक पार्टी अप्लाई किया एक टाइम के पहले, बिफोर सबमिटिंग हिज फर्स्ट स्टेटमेंट ऑन द डिस्प्यूट, वो अप्लाई करेगा, क्या अप्लाई करेगा? कोर्ट को अप्लाई करेगा, रेफर द पार्टीज टू आर्बिट्रेशन। यहां पे मेन एप्लीकेशन क्या है कि केस को वापस आर्बिट्रेशन के पास भेज दीजिए, ओरिजिनल अग्रीमेंट का कॉपी साथ में जाएगा यूजुअली। तो व्हाट इज दिस? पावर टू रेफर पार्टीज टू आर्बिट्रेशन, ये पावर किसके पास है? पावर ऑफ द कोर्ट। और ये कोर्ट कब भेज देता है पार्टीज को? इफ वन पार्टी अप्लाइज टू द कोर्ट, यानी कि अगर कोई अप्लाई नहीं करता है ऑपोजिट पार्टी कोर्ट को, तो कोर्ट केस को सुन सकता है, मना नहीं है। आपको लग रहा होगा सर समझ गए, अगर पार्टीज के बीच में आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट है तो अब हम कोर्ट के पास जा ही नहीं सकते, ये नहीं है। आप गए और एक पार्टी को आपत्ति नहीं है, केस चलेगा, बट अगर और एक पार्टी को आपत्ति हो, तब इस सिचुएशन में व्हाट विल हैपन? उस सिचुएशन में कोर्ट को अप्लाई करेगा एंड कोर्ट के पास पावर है टू रेफर द केस बैक टू आर्बिट्रेशन। अंडरस्टूड एवरीवन? वेरी गुड। बाकी यहां से मत पढ़ना पैराग्राफ्स। पार्टीज कितने आर्बिट्रेटर्स रख सकते हैं? बोले कितने भी रखिए, पर ये एमसीक्यू आएगा, इवन नंबर मत रखिएगा। 3 रखिए, 5 रखिए, 1 रखिए। रीजन क्या है पता ना, इवन नंबर होने से डिसीजन फिर टाई हो जाता है, आप कहीं वापस डेडलॉक का सिचुएशन अराइव हो जाएगा। सो ट्राई दैट इट शुड नॉट बी एन इवन नंबर। तो एक ये जो डिसीजन देंगे, ये सबको बोलते हैं आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल। एक वर्ड यूज हुआ है, द आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल। कुछ अगर नहीं आपस में डिटरमिन कर पाते हैं, तो जो डिसीजन का जो पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर्स होते हैं, दे आर कॉल्ड एज आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल। वो एक ही आर्बिट्रेटर फिर होगा, सोल आर्बिट्रेटर। इफ दे आर अनेबल टू डिसाइड अबाउट द नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स, इवन मत रखिएगा, फिर आपस में डिसीजन ही नहीं हो पाया तो फिर एक आर्बिट्रेटर रहेगा। नाउ अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर्स। अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर्स। A person of any nationality may be an arbitrator. Yes, MCQ आपको देगा, एक दूसरा नेशनैलिटी का आदमी को बनाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अनलेस कि पार्टीज ने बोल दिया था कि नहीं हमको ऐसा नेशनैलिटी का चाहिए। तो पार्टीज आर फ्री टू अग्री ऑन अ प्रोसीड्यूर फॉर अपॉइंटिंग द आर्बिट्रेटर्स। फेलिंग एन अग्रीमेंट, अगर वो प्रोसीड्यूर पे अग्री नहीं कर पाते पार्टीज, अगर पार्टीज अग्री नहीं कर पा रहे हैं आपस में, प्रोसीड्यूर उनका तय नहीं हो पाया फॉर अपॉइंटिंग द आर्बिट्रेटर्स, फेलिंग एन अग्रीमेंट इन एन अग्रीमेंट विद 3 आर्बिट्रेटर्स, बात था कि हम 3 आर्बिट्रेटर्स रखेंगे बट प्रोसीड्यूर डिसाइड नहीं हो पा रहा है, देन ईच पार्टी विल अपॉइंट 1 आर्बिट्रेटर्स एंड 2 अपॉइंटेड आर्बिट्रेटर्स विल अपॉइंट द 3rd आर्बिट्रेटर, जिसको हम प्रिसाइडिंग आर्बिट्रेटर बोलते हैं, अंपायर की तरह, जिसका डिसीजन फाइनल होगा। तो प्लीज ध्यान से देखो, पहले तो एनी नेशनैलिटी वाली बात सिंपल है, फिर क्या लिखा हुआ है, प्रोसीड्यूर पार्टीज डिसाइड करेंगे, और कोई कारण से अगर प्रोसीड्यूर डिसाइड नहीं हो रहा है और जहां पे हमने लिखा है कि 3 आर्बिट्रेटर्स अपॉइंट होंगे, तो दोनों पार्टी एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेंगे एंड द 2 अपॉइंटेड आर्बिट्रेटर्स विल अपॉइंट द 3rd आर्बिट्रेटर, जिसको प्रिसाइडिंग आर्बिट्रेटर बोलते हैं। तो अगर 3 आर्बिट्रेटर्स का केस था एंड पार्टी फेल्स टू अपॉइंट विद इन 30 डेज, एक पार्टी ने और एक पार्टी को रिक्वेस्ट किया आइए चलिए ना मिलके करते हैं अपॉइंट, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, या 2 अपॉइंटेड आर्बिट्रेटर्स, 2 अपॉइंट हो गए, पर उन लोग 3rd आर्बिट्रेटर्स 30 डेज के अंदर उनके अपॉइंटमेंट के अंदर अगर नहीं कर पाते, तब आर्बिट्रेटर कौन अपॉइंट करेगा, ये हमको देखना है। वापस लैंग्वेज पढ़ लीजिए। पहले तो बोलते हैं पार्टीज डिसाइड करेंगे प्रोसीड्यूर, फिर बोलते हैं जहां पर 3 आर्बिट्रेटर्स अपॉइंट करने की बात थी, दोनों पार्टी एक करेंगे, 2 अपॉइंटेड आर्बिट्रेटर्स विल अपॉइंट प्रिसाइडिंग आर्बिट्रेटर।
अब जहां पर बात थी कि 3 आर्बिट्रेटर्स होंगे और एक पार्टी अपॉइंट ही नहीं कर रहा है 30 डेज के अंदर दूसरा आर्बिट्रेटर को अपने तरफ से, या दोनों आर्बिट्रेटर मिलकर थर्ड वाले को अपॉइंट नहीं कर पा रहे 30 डेज के अंदर, ओके, तब आर्बिट्रेटर कैसे अपॉइंट होगा? क्वेश्चन मार्क बनाओ। और यहां पे अब आगे लिखा हुआ है कि प्रोसीड्यूअर ही डिसाइड नहीं कर पा रहे, यहां तो अपॉइंटमेंट को लेकर प्रॉब्लम था। सिमिलरली जब प्रोसीड्यूअर ही आप डिसाइड नहीं कर पा रहे, फेलिंग एन अग्रीमेंट, कि in an agreement with sole arbitrator the parties fail to agree upon an appoint the procedurer within 30 days, लैंग्वेज मिल रहा है, तो आर्बिट्रेटर कैसे अपॉइंट होगा? किसके रिक्वेस्ट पे आर्बिट्रेटर अपॉइंट होगा? अगर पार्टीज डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं तो किसके रिक्वेस्ट पर आर्बिट्रेटर अपॉइंट होगा? ये सेम चीजें यहां पर लिखी हुई आ रही है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पिक्चर में आ रहे हैं। पता है सुप्रीम कोर्ट कब पिक्चर में आता है? इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के समय। डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन के समय हाई कोर्ट पिक्चर में आएगा, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के समय सुप्रीम कोर्ट पिक्चर में आएगा। तो डोंट वरी, ये पूरा बड़ा आपको याद नहीं करना है, पर इतना जरूर पता होना चाहिए पार्टीज प्रोसीड्यूर डिसाइड करेंगे, और जहां पर 3 आर्बिट्रेटर्स की बात थी तो दोनों अपना अपना करेंगे, 2 अपॉइंटेड आर्बिट्रेटर्स थर्ड को करेगा। बट कोई कारण से 2 अपॉइंटेड आर्बिट्रेटर्स थर्ड को नहीं कर पा रहे हैं, तब आर्बिट्रेटर फिर कौन अपॉइंट करेगा? या प्रोसीड्यूर इनका आपस में तय नहीं हो पा रहा है, देन कोर्ट्स इन आर कमिंग इनटू पिक्चर इवन हियर। अगर पार्टीज अपॉइंट नहीं कर पा रहे हैं, शॉर्ट में अगर मैं बोलूं 30 डेज के अंदर अगर पार्टी अंपायर नहीं अपॉइंट कर पा रहे हैं, या प्रोसीड्यूर को लेकर प्रॉब्लम है अपॉइंटमेंट को लेकर, तो इन दैट केस कौन अपॉइंट कर रहा है आर्बिट्रेटर्स? इन दैट केस कुछ लैंग्वेज मिला आपको, इसमें करेक्शन करवाऊंगा। मैंने क्वेश्चन मार्क क्यों लिखवाया है? ये इंस्टीट्यूट का बुक में लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और एनी इंस्टीट्यूशन डेजिग्नेटेड बाय सच कोर्ट। मैं रियल लैंग्वेज दिखाऊंगा, कुछ और बोलता है। तो ये बहुत सारे कुछ यहां पे लिखे हुए थे, बस यहां तक आपको पढ़ना है। एक मार्क करो, मैं आपको अमेंडमेंट दिखाता हूं अगर कुछ मुझे यहां पे नजर आ रहा है। यानी एक लाइन का एमसीक्यू अगर मैं डेवलप करूं या शॉर्ट क्वेश्चन, हु अपॉइंट्स an arbitrator if parties cannot appoint within 30 days। ये अपने एक क्वेश्चन अराइज हो रहा है जो 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। तो वैसे आपको दिख गया होगा, बाय द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट और एनी पर्सन डेजिग्नेटेड बाय सच कोर्ट। पहले आप ये लिखोगे जो आपके सीएमए इंस्टीट्यूट के मैट में छपा हुआ है, बट ये लैंग्वेज थोड़ी सी गलत है। मैं आपको ओरिजिनल बैराक दिखाऊंगा अभी, यही लिख देना वैसे आप। Who appoints an arbitrator if parties cannot appoint arbitrator within 30 days। अगर पार्टीज अपॉइंट नहीं कर पाते हैं within 30 days, then who appoints an arbitrator। मैं वेट कर रहा हूं, लिखिए, मार्क करिए अच्छे से। एमसीक्यू कैसे कैसे आएगा वो भी मैंने आपको दिखा दिया है। तो इस पर एक एमसीक्यू आ सकता है अगर पार्टीज अपॉइंट नहीं कर रहा है। कोर्ट इज कमिंग इनटू पिक्चर। 10 सेकंड और जल्दी लिखिए जो लोग स्लो लिख रहे हैं। क्वेश्चन मार्क भी बनाना कुछ कारण है क्योंकि यहां से क्वेश्चंस आएगा कि पार्टीज अगर अपॉइंट नहीं कर पा रहे हैं तो कौन अपॉइंट करेगा आर्बिट्रेटर को? ये देखो ओरिजिनल लैंग्वेज। राइट है, वो भी राइट था। देखो लैंग्वेज क्या लिखा हुआ है। द अपॉइंटमेंट शैल बी मेड अपॉन द रिक्वेस्ट ऑफ अ पार्टी बाय द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट, राइट था लैंग्वेज, और एन इंस्टीट्यूशन डेजिग्नेटेड बाय सच कोर्ट। ये लैंग्वेज आपके बुक्स में भी था क्या? तो ऐसे इंस्टीट्यूशंस आजकल डेजिग्नेट होते हैं, और ये इंस्टीट्यूशंस हैं, नाम लिख के रखो, एग्जांपल फिक्की, आईसीसी, इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स, फिक्की हाउस। दीज आर द आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस आजकल अपॉइंट किए जाते हैं। बस मतलब राइट ही था, रॉन्ग नहीं था। मुझे लग रहा था एक्चुअली वर्ड ये मैं खोज रहा था, आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस। देखो आपकी बुक में भी यही लिखा हुआ था ना, जस्ट वी आर रीडिंग आउट द लैंग्वेज अगेन। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और एनी इंस्टीट्यूशन, एग्जाम्पल आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस बोलते हैं इनको। नाम क्या होगा बताइए? व्हाट इज द नेम? आईसीसी, फिक्की, ऐसे और भी इंस्टीट्यूशंस हैं। दे आर हेल्पिंग।
सर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट अलग अलग क्यों लिखा है? सुप्रीम कोर्ट विल इंटरफेयर इन द केस ऑफ इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन, हाई कोर्ट विल इंटरफेयर इन द केस ऑफ डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन. पढ़ के देखिए प्लीज. तो ये जो आर्बिट्रल सुप्रीम कोर्ट एक्चुअली आजकल प्रैक्टिकली क्या हो रहा है, ये आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस आर अपॉइंटेड बाय सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, दे आर ओनली अपॉइंटिंग. तो ये इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के मैटर्स के केस में पंचायती करता है एंड हाई कोर्ट इज जो आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस हाई कोर्ट के द्वारा बनाए जाते हैं वो डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन के मैटर्स में दे आर इंटरफियरिंग. इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक. पक्का? ये सब कुछ नहीं पढ़ने की दरकार है आपको. यहां तक कि मेरे एमसीक्यू और मेरे शॉर्ट क्वेश्चंस के काम सलट गए थे. इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक. श्योर? आगे बढ़ता हूं. सो ये था एक मिनी वर्जन अबाउट आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट, आर्बिट्रल अवार्ड एंड सेक्शन 8 एंड अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर्स. अब आप क्या देखोगे, मजेदार बात है, कॉन्सिलिएशन. क्योंकि आज हम लोग पढ़ रहे थे अलग अलग प्रकार के ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन टेक्निक सीएमए इंटर के पेपर में. तो देखो कॉन्सिलिएटर का रोल क्या होता है. इन लोग कोशिश करते हैं कि पार्टीज रिजॉल्व करें डिफरेंसेस को. इन लोग बहुत टाइप का हेल्प करते हैं, मतलब ये आर फैसिलिटेटर, मतलब हेल्प करते हैं, फैसिलिटेटर. ओके, इवैल्यूएट करते हैं प्रॉब्लम्स को. फैसिलिटेटर भी हैं, इवैल्यूएटर भी है, इंटरवीन करते हैं, इंटरवीनर के रूप में भी जाने जाते हैं, एंड पॉसिबल सजेशंस बताते हैं कि देखिए ऐसे ऐसे आप सल्टा सकते हैं. एंड अब इनके सजेशंस जो होंगे ना, वो जरूरी नहीं है कि पार्टीज को मानना ही है. अवार्ड में तो मानना पड़ता था, सजेशंस मानना जरूरी नहीं है. बट अगर इनके सजेशंस को आप एक सेटलमेंट अग्रीमेंट के रूप में लिख लेते हैं, साइन कर देते हैं, देन इट बिकम्स फाइनल एंड बाइंडिंग. सब वापस बोलिए. आर्बिट्रेटर वाज डिसाइडिंग द डिस्प्यूट एंड द डिसीजन वाज नोन एज अवार्ड. फर्क आ सकता है एग्जाम में. आर्बिट्रेटर डिसाइड्स द डिस्प्यूट एंड द डिसीजन इज नोन एज अवार्ड. सर कॉन्सिलिएटर क्या करता है? कॉन्सिलिएटर हेल्प्स द पार्टीज टू अराइव एट सेटलमेंट. उनके सजेशंस आप मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं, पर इफ यू मानोफाइज, मतलब अगर आप मान जाते हैं तो कॉन्सिलिएटर का ये चीज सेटलमेंट अग्रीमेंट के रूप में बन जाता है. कॉन्सिलिएटर का जो सजेशंस को अगर आप सेटलमेंट अग्रीमेंट के रूप में लिख लेते हैं, अराइव कर लेते हैं, सेटलमेंट अग्रीमेंट इज बाइंडिंग. हो सकता है उनके सजेशंस को मानो ही नहीं, आप इग्नोर कर दो, बट इफ यू हैव मानोफाइड एंड इफ यू हैव रिड्यूस्ड इनटू अ सेटलमेंट अग्रीमेंट, देन इट इज बाइंडिंग. लैंग्वेज समझ में आ रहा है? तो कॉन्सिलिएटर इज नॉट डिसाइडिंग, ही इज बेसिकली हेल्पिंग द पार्टीज विद लॉट ऑफ सजेशंस, एडवाइस, बहुत इंटरवेंशन करता है ताकि सेटलमेंट अग्रीमेंट अराइव हो जाए. एंड वंस द सेटलमेंट अग्रीमेंट इज अराइव्ड एट, इट इज फाइनल एंड बाइंडिंग. मतलब समझा ना? एक जगह डिसीजन आ रहा है, एक जगह हम हेल्प कर रहे हैं कि वो सेटलमेंट अग्रीमेंट में आ जाए. हाँ, पर दोनों का इंपैक्ट बाइंडिंग नेचर का हो सकता है. अवार्ड तो बाइंडिंग है ही, कॉन्सिलिएशन के सजेशंस हो सकता है बाइंडिंग नहीं हो, पर अगर आप उसको मान के सेटलमेंट अग्रीमेंट लिख लेते हैं तो बाइंडिंग होता है. कॉन्सेप्ट पहले मिला ना आपको? तो देखो कहां लिखा हुआ ये सब चीज, ब्रैकेट कर लीजिए. conciliator do not decide, जैसे कि आर्बिट्रेटर करता है. इट हेल्प्स या ही हेल्प्स पार्टीज टू अराइव एट अ सेटलमेंट अग्रीमेंट. एंड सेटलमेंट अग्रीमेंट is final and binding. अगर agreement enter हुआ है, that is final and binding.
चलिए लिखा आप लोगों ने, क्लियर कॉन्सेप्चुअली एकदम, वेरी गुड। आ जाइए इधर एक बार, फुल पेज पे आइए कि इनके सजेशंस बाइंडिंग नहीं होते हैं टिल दे अराइव एट सेटलमेंट अग्रीमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, बहुत लोग फंसेंगे इसमें, देखना। एंड यूजुअली वन कॉन्सिलेटर इज अपॉइंटेड, यूजुअली वन लिखा है, एमसीक्यू में हमेशा वन मत करना। देयर इज नो बार, मतलब मना नहीं है दो या दो से, एमसीक्यू आएगा नंबर ऑफ कॉन्सिलेटर पे। तुम लोग सिर्फ वन ही सोच लेते हो, वो भी गलत है ना। वाह, वेरी इजी चैप्टर, छोड़ना मत। लोगों को बोलो आराम से मेरे वीडियो से करें, अगर आप नहीं भी पढ़े कोई प्रॉब्लम नहीं है, वीडियो में एकदम क्लैरिटी। और मैंने अपनी पर्सनल नोट्स यूज ही नहीं किए, इंस्टीट्यूट मैट को बेस बनाया। जल्दी करिए, आता हूं। एंड एक इंटरेस्टिंग चीज, कॉन्सिलिएशन की कोशिश की, कॉन्सिलिएशन नहीं हुआ, एमसीक्यू या छोटा क्वेश्चन आएगा, पार्टीज कैन स्टिल गो टू आर्बिट्रेशन। मतलब आप कॉन्सिलिएशन के थ्रू सॉल्व करना चाह रहे थे लेआउट, और अब सॉल्यूशन नहीं हो रहा, वापस आर्बिट्रेशन के पास चले जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सिमिलरली मीडिएशन में आ जाइए। मीडिएशन एंड कॉन्सिलिएशन में क्या फर्क होता है सर? मीडिएशन में व्हाट हैपेंस, मेरी बात सुनना, मीडिएशन में और कॉन्सिलेशन में एक ही मेन फर्क है, दैट मीडिएशन मीडिएटर वो भी ओनली एक्ट्स एज अ फैसिलिटेटर। मतलब उस दोनों को सिर्फ अच्छी अच्छी डायलॉग्स देगा, चाचा जी आकर देखो आपस में झमेला सलटा लो, तुम लोग याद करो बचपन में कितना प्रेम था तुम्हारे बीच में, याद कर छोटू जब तू पेड़ से गिर रहा था तो भैया ने अपने हाथ में तेरे को कैच किया था, उनकी हाथ टूट गई थी पर वो तेरे को गिरने नहीं दिए। यानी सिर्फ उनको मोटिवेट करोगे कि सेटल कर लो, आपने कोई सजेशन नहीं दिया है, दुकान तुम रख लो, वो वाला घर वो रख लेगा, ये फैक्ट्री तुम रख लो। फैमिली डिस्प्यूट की मैं बात कर रहा हूं। कॉन्सिलिएटर वो सब भी करता है, वैल्यूएशन करता है, सेटलमेंट करवाने के लिए सजेशंस देता है, ऐसे ऐसे कर लो। मीडिएटर सिर्फ माहौल पैदा करता है, ही प्रमोट्स पार्टीज, ही मोटिवेट्स पार्टीज टू अराइव एट सेटलमेंट अग्रीमेंट, ओनली एक्ट एज अ फैसिलिटेटर। आप देखो कॉन्सिलिएटर में मैंने लिखवाया था फैसिलिटेटर, इवैल्यूएटर, इंटरवीनर विथ लॉट ऑफ सजेशंस, पक्का ना, ओनली एक्ट एज अ फैसिलिटेटर। इसमें कॉन्सिलिएटर एमसीक्यू में टिक मत करना, जब ओनली लिखा रहता है द मीडिएटर ओनली एक्ट्स एज अ फैसिलिटेटर। तो इंस्टीट्यूट मैथ से पढ़ने का कारण क्या था कि ये वाले चैप्टर्स है ना, यहां से जब फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे ना, तो आप टीचर के वो जो सीए वाले नोट्स से पढ़ोगे ना, तो उससे आपको फायदा नहीं होगा, आपका पेपर ब्लॉक हो जाएगा पढ़ने के बाद भी। एडवांटेज सब में कॉमन है, फास्टर डिसीजन मेकिंग, लेस रिजिड, लेस कॉस्टली, कॉन्फिडेंशियलिटी, ये सब में कॉमन एडवांटेजेस हैं जो यहां पे भी आपको दिखाई दे रहा है। स्टार्ट डूइंग इट एवरीवन। अब एक लास्ट करेंगे तब ये चैप्टर ओवर हो जाएगा। लोक अदालत, सो मीडिएशन, जल्दी ले लीजिए मार्किंग जो लोग स्लो स्लो कर रहे हैं।
Then we come with Lok Adalats. मीडिएशन इज बेसिकली नॉट गवर्न बाय आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट. मीडिएशन में सिविल प्रोसीड्यूर कोड के कुछ अंश लग जाते हैं. मीडिएटर ओनली एक्ट्स एज अ फैसिलिटेटर. कॉन्सिलिएशन में वो सजेशंस भी देता है, इंटरवीनर भी है, वो एक बहुत बड़ा. वो कोई डिसीजन या अवॉर्ड नहीं करता. ये कॉमन पॉइंट है लाइक कॉन्सिलिएशन. लोक अदालत्स आर एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट टू सेटल डिस्प्यूट बाय वे ऑफ कॉम्प्रोमाइज और कॉन्सिलिएशन. It is a judicial institution एक हिसाब का, and dispute agency developed by the people themselves. लोग, समाज के लोग उसमें रहते हैं for social justice, जो settlement और compromise के basis पर रहता है. लोक अदालत्स accept even cases pending in the regular courts within their jurisdiction. सिविल प्रोसीड्यूर कोड में भी लिखा गया है कि लोक अदालत जो यहां बनते हैं उनको केस आप रेफर कर सकते हैं. तो लोक अदालत भी एमसीक्यू का पार्ट या शॉर्ट क्वेश्चंस का पार्ट बन सकता है. लोक अदालत गवर्नमेंट के द्वारा इस्टेब्लिश किए गए जहां कॉम्प्रोमाइज होता है पार्टीज के बीच में, कॉन्सिलिएशन होता है. जो केस पेंडिंग चल रहे हो वहां पर भी लोक अदालत इंटरफियर कर सकता है. ये ट्रू फॉल्स के लाइंस बन जाएंगे कि इज द स्टेटमेंट ट्रू, और आपको लगेगा जो कोर्ट में पेंडिंग है कोर्ट ही तो सुनेगा. कोर्ट अगर मना कर दे तो लोक अदालत सुनेगा. नहीं, लोक अदालत कैन एक्सेप्ट इवन केसेस pending in the regular courts within their jurisdiction. पढ़ के देखिए अच्छे से. Start reading everyone. पढ़ के देखिए प्लीज. मेरे अनुसार मार्किंग होना चाहिए बिकॉज क्वेश्चंस यहीं के द्वारा रिवॉल्व करेंगे. डायरेक्ट क्वेश्चन. एक्सप्लेन ब्रीफली द कॉन्सेप्ट ऑफ लोक अदालत्स. पीपल्स कोर्ट्स भी बोला जाता है. इसको भी एमसीक्यू में आपके डाल देगा दैट लोक अदालत्स को पीपल्स कोर्ट्स भी बोलते हैं हम लोग. ये डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल्स, जब बैंकों का पैसा और नहीं आता था ना, कई बार बोरोअर्स और बैंक लोक अदालत्स के थ्रू भी सॉल्व करवाते थे. वहां भी आप पढ़ोगे लाइफ में. एमसीक्यू जगह जगह लिखो. ये चैप्टर जिसको लेकर आप डर रहे थे बहुत दिनों से, फाइनली आज कंप्लीट हुआ विद द पेपर पैटर्न एज पर सीएमए इंस्टीट्यूट. इसमें सीएस का नोट्स मत पढ़िएगा, वो अलग टाइप का होता है. पक्का? वेरी गुड. अब ये 7वां चैप्टर है. ये सारे टर्म्स आपको नहीं पढ़ने हैं, ये डिक्शनरी है ये चैप्टर. पर इसमें से हो सकता है एक 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाए, तो कुछ कुछ हम लोग देख लेंगे अभी. देयर आर सम टर्म्स विच वी मस्ट डू इट, जो हमें करना ही चाहिए. जैसे कि एब इनिशियो मतलब वॉइड. एब इनिशियो मतलब वॉइड फ्रॉम द बिगनिंग. एक्शनेबल पर से, ये एक्ट तो पनिशेबल है ही, कोई प्रूफ ऑफ डैमेज चाहिए ही नहीं. तो ये ऐसे ऐसे कुछ कुछ फ्रेजेस हैं जो हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा. तो मैं मार्क करवाता हूं, आप इसको हर दिन 4-4 पिक कर लीजिएगा ताकि अगर कोई 1 मार्क का क्वेश्चन आए तो वो ब्लॉक नहीं हो. सारा पढ़ना संभव नहीं है. देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट. आई वुड नॉट एडवाइस यू टू डू सो मच, पर कम से कम सबके जो बेस्ट लाइंस है वो आपको पता होना चाहिए. जैसे क्रिमिनल एक्ट में, क्राइम में बोलते हैं कि गिल्टी माइंड होना बहुत जरूरी होता है. जब तक गिल्टी माइंड नहीं हो आपको पनिशेबल नहीं होगा. An act does not make one guilty unless it is accompanied by a guilty mind. तो इसका एक फ्रेज है, actus यानी act non facit reum nisi mens sit rea. तो ये लाइन आपको पता होना चाहिए था. actus reus मतलब guilty act. पक्का? bona fide मतलब बचपन से पढ़ा होगा good faith. ऑडी altum पैटर्न मतलब अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड. जब किसी के अगेंस्ट में आप कोई एक्शन लेंगे तो उसे आप सुनने का मौका भी देंगे. ऑडी एल्टम पैटम. तो ये सारे लैटिन फ्रेजेस बहुत सारे हैं, सारे नहीं पढ़ने हैं. फिर भी मुझे जो लग रहा है अपने एक्सपीरियंस से कि ये आपके लिए रेलेवेंट हो सकता है, वो मैं करवा रहा हूं. फिर भी किसी को बहुत ज्यादा हैवी लगे तो यू कैन टेक अ चांस. 1 मार्क यहां से आ सकता है. 1 मार्क. केवियर टेम्पटर, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में पढ़े थे. बायर बिवेयर
पर एग्जाम में उल्टा दे देगा, केवियट वेंडिटर लेट द सेलर बिवेयर। जैसे कैपिटल मार्केट में बड़ी बड़ी कंपनीज को बोला जाता है, कंपनी इन्वेस्टर को ठगना मत, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन हमारा परम उद्देश्य है, केवियट वेंडिटर बोलते हैं इसको। कैवियट का मतलब क्या होता है कि एक कॉशन, कोर्ट के पास कई बार हम जाते हैं कि बोलते हैं कि इस चीज को रुकवाइए, ये आदमी गलत काम कर रहा है, या वो उसको करने ना दे जब तक मुझे पता ना चले, वो कोई विल को रजिस्ट्री नहीं करवा ले। सपोज 4 भाई हैं, एक भाई ने कैवियट लगा दिया कि पिताजी की विल नकली है, अभी विल की रजिस्ट्री नहीं होनी चाहिए, इसको बोलते हैं कैवियट लगाना। यानी कि कोर्ट के पास आपने एक जमा दे दिया कि ऑफिशियल्स को कोर्ट बोल रहा है कि वो काम अभी विल को रजिस्टर ना करे जब तक जो आदमी ने आपत्ति जाहिर की है इसको भी सुना ना जाए, केस ना खत्म हो जाए। दैट कैन बी अ सॉर्ट ऑफ कैवियट। डैमनम साइन इंजूरिया मतलब डैमेजेस हुआ है पर आपकी कोई विदाउट एनी लीगल राइट बीइंग डैमेज्ड। मतलब क्या है, समझाता हूं। एक मिठाई की दुकान है और एक आदमी ने मिठाई की दुकान खोल ली, हर आदमी खोल सकता है मिठाई की दुकान, तो आपके प्रॉफिट्स कम हुए हैं, डैमेजेस हुआ है आपको, बट आपका कोई लीगल राइट उल्लंघन नहीं हुआ है। दैट इज डैमेज विदाउट इंजूरिया। साइन मतलब विदाउट, डी फैक्टो मतलब इन फैक्ट, डी ज्योर मतलब बाई लॉ, डिनोवो कई लोग बहुत पहले सीए इंस्टीट्यूट, सीएमए इंस्टीट्यूट पढ़ रहे होते हैं, उन एग्जाम में अपीयर नहीं करते हैं, 10-12 साल हो जाता है तो उनको अपना रजिस्ट्रेशन रिन्यू करवाना पड़ता है। डिनोवो, नोवो, नया बनाओ पुराने रजिस्ट्रेशन को। एक्स ग्रेशिया, एक्स ऑफिशियो पढ़ोगे, एक्स पार्टी, ये टैक्स टीचर्स भी आपको पढ़ाएंगे एक्स पार्टी वर्ड। एक्स पोस्ट फैक्टो, ये कहां पढ़ा था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, कि जब आपने एक्ट किया था वो एक्ट क्राइम नहीं था, लेटर ऑन इफ समथिंग हैपेंस एंड दैट एक्ट बिकम्स अ क्राइम यू कैन नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर योर पास्ट एक्ट्स। हेबियस कॉर्पस एक टाइप का रिट है, बिना मतलब का जब किसी को अरेस्ट कर लिया जाता है, इलीगल अरेस्ट, तो उस आदमी को बाहर निकालने के लिए हेबियस कॉर्पस रिट के लिए हम अप्लाई करते हैं। इंजूरिया साइन डैमनम, इस बार आपका लीगल राइट का उल्लंघन हुआ है। ट्रेस पासिंग समझते हो, किसी के घर में घुस गए, पकड़े गए तो बोलते हैं क्या हुआ, कुछ नुकसान किया अभी तक आपका, हमारा राइट तो तुमने उल्लंघन कर दिया, भले अभी तक कुछ डैमेज नहीं किया, तो ये इंजुरिया साइन डैमनम का केस बन जाता है। इंजुरी हुई है मेरी लीगल राइट की, चाहे डैमेज नहीं हुआ है, तो अब आपके खिलाफ टॉर्ट का केस बनेगा, एक सिविल केस होता है। इंटर विवोस बिटवीन लिविंग पर्सन, जस्ट इन पर्सनम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा था, जस्ट इन रेम, जस्ट नॉन स्क्रिप्टम, ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए, कस्टमरी लॉ, क्योंकि सोर्सेज ऑफ लॉ वाले चैप्टर में पढ़े थे हम लोग। Just scriptum is written law, just non-scriptum is customary law. Just non-scriptum, customary law. पक्का मार्क करिए, मैं वेट कर रहा हूं। डिफेमेटरी वर्ड्स हैविंग डबल मीनिंग इज दिस वन। तो इस सारा पढ़ना नहीं है, पर 1-2 बार सुना हुआ रहेगा तो पेपर ब्लॉक नहीं होगा आपका सीएमए का एमसीक्यू अगर इस जोन से आए। जस्ट मतलब राइट्स, लोकस स्टैंडी मतलब राइट टू बी हर्ड, मैलाफाइड इज बैड फेथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट लीगल वर्ड्स हैं जो आपको जिंदगी भर काम आते हैं। म्यूटेटिस म्यूटेंडस, ये हम लोग जब ऑडिट पढ़ते हैं वर्ड आता है कि कुछ सेक्शंस जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर के होते हैं, लाइक सेक्शन 147, 143, वो सेक्रेटरियल ऑडिटर और कॉस्ट ऑडिटर की भी ड्यूटी होती है विद सम मॉडिफिकेशंस, यानी सेम चीज अप्लाई करेगा विद सम चेंजेस। म्यूटेटिस म्यूटेंडस। नोवेशन का मतलब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़े थे। ऑबिटर डिक्टा इंपॉर्टेंट है, थिंग्स सेड बाय द वे, जज के मुंह से जो अट्रेंसेस हो जाते हैं कई बार, पढ़ के देखिए। पारी पासु, प्राइमा फेसी, क्वांटम मीरट, क्वी फेसिट पर अलियम, यानी कि एक प्रिंसिपल जब एजेंट के थ्रू काम करता है वो अलाउड होता है। क्विड प्रो क्यो, समथिंग इन रिटर्न। क्यो वारंटो इज अ टाइप ऑफ रिट। एक करप्टेड सीएम बैठा हुआ है पर खाली नहीं कर रहा है, तो कोर्ट में जाके आप बोलेंगे कि ये पब्लिक ऑफिस आप होल्ड नहीं कर सकते, आप करप्टेड हैं, जगह खाली करिए। तो ये हेबियस कॉर्पस एक प्रकार, क्वियो वारंटो भी एक प्रकार का रिट होता है। रेस जुडिकाटा,
रेस इप्सा लोक्यूटर, रिस्पोंडिएट सुपीरियर। मुझे पता है ये लोग छोड़ेंगे, आप छोड़ सकते हैं, बट एज अ लॉ टीचर मैं बोलूंगा ये सारे इंपॉर्टेंट है। रेशियो डिसिडेंडी कहां पढ़े थे, ये इंपॉर्टेंट है सोर्सेज ऑफ लॉज में। तो ये सब 1-1 मार्क के क्वेश्चंस बन के आएंगे, जो मैंने आपको बहुत सोर्सेज ऑफ लॉज वाले चैप्टर की वीडियो को देख लीजिएगा मेरे चैनल पर या इस चैनल पर जहां आप इस वीडियो को पब्लिक देख रहे हैं, यहां भी शायद हुआ होगा, या मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में चैप्टर 1 के और क्वेश्चंस के लिंक भी नीचे करवा दूंगा ऐड, सो दैट कॉम्पोजिट एक ही लिंक से सारा काम हो जाए। साइन डाई, कई बार मीटिंग क्या होता है, एडजर्न साइन डाई होता है जब डेट मेंशन नहीं करते इनडेफिनेटली। स्टेटस की हो जैसा है वैसा ही पड़ा हुआ है, कुछ चेंज नहीं आ रहा है, पढ़ के देखिए। तो सारा मत करना सर, सारा ही तो करवा दिया आप धीरे धीरे। नो नो नो, आई हैव गिवन यू रिलैक्सेशन, कुछ कुछ चीजें मैंने छुड़वा भी दिए। सुओ मोटू मतलब ऑन इट्स ओन, यू बेरी मे फिडे अटमोस्ट गुड फेट, यानी इंश्योरेंस जब आप करवाते हो तो सब कुछ डिस्क्लोज करना पड़ता है, कुछ छुपा के मत रखना। वेवर, खुद आप खुद कोई चीजों को बोल रहे हो, कोई बात नहीं। वॉलेंटी नॉन फिट इंजुरिया, आप क्रिकेट मैच देखने गए हो, क्रिकेटर के बॉल से आपको चोट आ गया, कोई केस नहीं बनेगा, दैट इज वॉलेंटी नॉन फिट इंजुरिया। पढ़ के देखिए। रिटन एवरीवन, पांचों मार्क कर लो। सो दिस कंप्लीट्स योर स्मॉल चैप्टर 1.6 एंड 1.7 ऑल्सो। अब क्या बचेगा कैलकाटा के लाइव बैच में, एक चीज बता दूं, उसके लिए मैं अपने नोट्स को यूज करूंगा। लेजिस्लेटिव प्रोसेस इन इंडिया, एक चीज बता के छोड़ दे रहा हूं, लेजिस्लेटिव प्रोसेसेस इन इंडिया वाला जो है लिखो सर्स नोट्स, क्योंकि मेरे नोट्स में वो बेटर दिए हुए हैं। इसमें होता क्या है, हाउ अ बिल बिकम्स एन एक्ट, ये पोर्शन डिस्कस होता है। एंड और एक इसी में आप देखोगे टाइप्स ऑफ बिल्स, इन पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये सर्स नोट्स से होगा, हाउ अ बिल बिकम्स एन एक्ट एंड टाइप्स ऑफ बिल्स, ये दो एस्पेक्ट हम यहां से करेंगे। तो इसके लिए एक शॉर्ट्स वीडियो आपके ऐप पर ऐड कर दी जाएगी और हो सकता है यूट्यूब पर भी आए। लेजिस्लेटिव प्रोसेसेस इन इंडिया, हाउ अ बिल बिकम्स एन एक्ट, फुल पेज, एंड टाइप्स ऑफ बिल्स। सर्स नोट्स लिख देना यहां पे, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगा। So how a bill becomes an act and types of bills, आप यहां से करोगे ना। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा यहां मार्क करवा देता हूं, वैसा मेरे नोट से करोगे इसको, यहां पे वही इन लोगों ने एक्सप्लेन किया है। तो स्मॉल एमसीक्यूज एंड दोज थिंग्स कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम, तो यू विल डू इट फ्रॉम माय नोट्स, उसके लिए मैं आपको अलग वीडियो दूंगा। मार्क दिस पोर्शन एवरीवन, जस्ट अ सेकंड। या कि पहले कोई चीज का एक प्रपोजल आता है, कोई बिल कोई एक्ट बनाना है, जो कंसर्न्ड मिनिस्ट्री होती है वो उस प्रपोजल को अलग अलग स्टेक होल्डर्स जो उससे अफेक्ट होने वाले हैं उससे कंसल्ट करके सोचते हैं कि या इसको बनाने का दरकार है या नहीं है। उसके बाद लोगों के फीडबैक आने के बाद वो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को भेजती है फॉर एडवाइस कि प्रैक्टिकेबल होगा क्या इसको लाना। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चेक किया जाता है। फुल पेज कर दीजिएगा एक बार। मार्क दिस। इसका एक अलग वीडियो आएगा, बट आई वांटेड टू कंप्लीट दिस एस्पेक्ट जो यहां से मार्क करवा रहा हूं मैं आपको। आई विल वेट। हाउ अ बिल बिकम्स एन एक्ट, पर बिल के पहले भी जिस स्टेज पे आप पहुंचेंगे वो कैसे बनेगा वो स्टेज, दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग।
आर यू डूइंग इट? चेक करिए प्लीज. नेक्स्ट पेज पे आइए. मिनिस्ट्री ऑफ लॉ प्रिपेयर्स द ड्राफ्ट बिल ऑन रिसीट ऑफ क्लियरेंस फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स. वंस द ड्राफ्ट इज prepared by the Ministry of Law and accepted, मतलब ड्राफ्ट बिल भी कैसे बनता है उसके बारे में भी हमने पढ़ा है. फिर ड्राफ्ट बिल कैबिनेट के सामने प्रस्तुत किया जाता है. पर आज क्या पता चला यहां पर देखिए. सबसे पहले कोई बिल बनेगा या नहीं बनेगा, एक प्रपोजल आएगा मिनिस्ट्री की तरफ से. एक प्रपोजल आएगा, सारे लोगों के स्टेक होल्डर्स के व्यू को ध्यान में रखकर हम कई व्यूज कलेक्ट करेंगे. एंड पब्लिक डोमेन में इन चीजों को 30 दिन के लिए कम से कम रखना पड़ता है. फिर मिनिस्ट्री विल रेफर इट टू मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस. मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस इज प्रिपेयरिंग द ड्राफ्ट बिल आफ्टर गेटिंग क्लियरेंस, एंड वंस द ड्राफ्ट इज प्रिपेयर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड स्क्रूटिनाइज, तब आगे हम जाएंगे. पक्का एवरीवन? तो ये टाइप्स ऑफ बिल्स एंड अदर थिंग्स एक अलग वीडियो में आएगा, वहां से आप इसको देखेंगे. यू विल नॉट फॉलो दिस. वैसे एक बात बता दूं, मनी बिल्स क्या होता है? जो जीएसटी का एग्जांपल, जीएसटी एक्ट कैसे बना था मनी बिल के साथ. फाइनेंस बिल क्या होता है? बजट वाला. तो याद रखिएगा ये दोनों बिल्स सब्जेक्ट टू दीज, यानी मनी बिल्स जो होते हैं, मतलब कोई भी बिल दोनों में से कोई भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट में आप प्रस्तुत कर सकते हैं. क्लास 10 सिविक्स में पढ़े होंगे. बट मनी बिल आप लोकसभा में ही प्रस्तुत कर पाएंगे. मनी बिल आप सिर्फ लोकसभा में प्रस्तुत कर पाएंगे. पक्का? सो ये सारे अंश अब आपको रीड करके टेंशन में नहीं आना है. यू विल डू इट फ्रॉम अनदर वीडियो. दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 7 चैप्टर मिला के 5 मार्क्स आ रहा है. एक चीज और बता दूं आपको, यहां पर ये जो एथिक्स वाला पोर्शन है, सीएमए इंस्टीट्यूट के एथिक्स वाला पोर्शन जो न्यू सिलेबस में, पार्टनरशिप एलएलपी, एनआई एक्ट, माई नोट्स, दे आर बेटर. आप मेरे नोट्स को फॉलो करोगे, जो मेरी बुक है मेरे नोट्स हैं. कोड ऑन वेजेस एक्ट भी माई नोट्स आई हैव यूज्ड. एंड जो एथिक्स वाला पोर्शन है वो पूरा पुराना वाले की तरह है. ओनली 2 पेजेस आर न्यू. एथिक्स में सिर्फ ये न्यू है, याद रखिएगा. बाकी पूरा एथिक्स मैं ओल्ड पीडीएफ आपको दूंगा और उसका मार्क्ड पीडीएफ भी दूंगा. वो हम लोग इंस्टीट्यूट के मैथ से कर रहे हैं. ओल्ड एंड न्यू पूरा सेम है, सिर्फ पैराग्राफ्स चेंज हुए. सिर्फ ये एक नया पोर्शन है, यहां से 5 मार्क्स आएगा, इमोशनल इंटेलिजेंस. तो इसका वीडियो मैं जल्द ही यूट्यूब पे आपके पब्लिश कर दूंगा, मे बी आफ्टर 20 डेज. तो इमोशनल इंटेलिजेंस 5 मार्क्स, 25 मार्क्स का टॉपिक है, सॉरी 25 मिनट्स का टॉपिक है. सिर्फ 25 मिनट 20 मिनट मैक्सिमम लगेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस को करने में. बाकी बिजनेस एथिक्स हम ओल्ड पीडीएफ को यूज करके ही पढ़ने वाले हैं, पूरा सेम है. ओनली दिस इमोशनल इंटेलिजेंस इज अ न्यू पोर्शन एडेड. बाकी पूरा कॉर्पोरेट लॉस जो है वो आपको मेरे नोट से करना है. एंड कॉर्पोरेट लॉस करने का एक बेस्ट तरीका आपको बता रहा हूं. मैंने बहुत सारे 200-250 एमसीक्यूज बनाए हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस बनाए हैं. उसको करिए तो कॉर्पोरेट लॉ अच्छे से रिवाइज होता है. बहुत सारे मैराथन लिंक्स डाले हैं, उसको भी आप कर सकते हैं. दैट विल ऑल्सो हेल्प यू टू रिवाइज कॉर्पोरेट लॉज. ओके, थैंक यू सो मच. बाय.